जय हिंद आप सभी को। तो आज का टॉपिक हम हमारा है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हम लोग जैसे बचपन से पढ़ते आए हैं व्हाट इज एटमॉस्फेयर। हम लोगों ने बचपन में ही बहुत सारा डेफिनेशन रटा होगा। लाइक आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट एक्सटेंड्स 100,000 किलोमीटर अबव फ्रॉम अस एंड ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज एटमॉस्फेयर। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट एंड ऑल दिस थिंग। बट सर एक चीज मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मैक्सिमम आदमी चीजों को समझ के नहीं रट के यहाँ से निकल गया। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से लाइक बहुत सारे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सो आज हम लोग देखेंगे what is atmosphere, what is its structure and what are the composition, like how it is going to affect the weather, the climate। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करके इसको हायर लेवल तक भी अंडरस्टैंड करेंगे। बट आज का टॉपिक हमारा रहेगा एटमॉस्फेयर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली है क्या, उसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एयर। व्हाट इज एयर? एयर क्या है? एयर जैसे जिसके हिंदी में हम लोग बोल देते हैं हवा। हवा। एयर इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। वी ऑल नो एयर क्या है सर? बहुत सारे गैसों का एक मिक्सचर है। मतलब बहुत सारे गैस, मतलब सर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, आर्गन होगा, नियॉन होगा, जितना आप जानते हो, मोनोक्साइड, जो भी जानते हो, कार्बन मोनोक्साइड, आपको जो भी गैसेस पता है, बहुत सारे गैसेस का वो एक मिक्सचर है। दैट इज एयर। एयर इज नथिंग बट दैट इज एयर। सो आई होप एयर आपको समझ में आया कि एयर क्या होता है। हवा क्या होता है सर? हवा मतलब बहुत सारे गैसों का मिश्रण, उसको बोलते हैं हम लोग हवा। दैट इज एयर। सो अब हम लोग इस चीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे कि सर एयर, हमें ये तो समझ में आ गया कि ये एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर है, लेकिन सर ये एटमॉस्फेयर हमारा क्या है? तो जो पृथ्वी है हमारा, इसको मैं और बेहतर रूप से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारा पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है हमारा, ये पृथ्वी के ऊपर ये जो एयर है ये बहुत दूर दूर तक पाया जाता है। आप लोग अभी इस वैल्यूज को मत देखना, वो मैं फ्यूचर के वीडियोस में और अच्छे से समझाऊंगा, आई प्रॉमिस। अभी अभी मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। हमारा जो ये एयर है, ये सर बहुत 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 दूर दूर तक एग्जिस्ट करता है। यू नो लाइक थाउजेंड्स किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दिस इज आवर अर्थ। यहाँ से ये लोग, ये जो एयर है ये बहुत दूर दूर तक एग्जिस्ट करता है। और फाइनली ये एक एक ब्लैंकेट के रूप में बिहेव करता है, ब्लैंकेट के रूप में बिहेव करने लगता है। लाइक ये यहाँ पे एक लेयर ऑफ एयर है, यहाँ पे एक लेयर 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 है। सो सो ऐसे लेयर जो बन रहा है, ये जो लेयर्स बन रहे हैं ना सर, ये लेयर्स बनते बनते ये एज अ ब्लैंकेट बिहेव करने लगता है। एक एक परतदार वहां पे एक शंकु, शंकु तो मैं नहीं बोलूंगा, परत वहां पे बनने लगती है, जिस परत को हम लोग बोलने लगते हैं एटमॉस्फेयर। तो सर व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज नथिंग, इट इज जस्ट अ इट इज जस्ट अ लेयर ऑफ एयर। दैट इज इट, नथिंग मोर देन दैट। वो बस एयर का लेयर है, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट एयर्स का लेयर है एटमॉस्फेयर। वो एक ब्लैंकेट है जो हमारे अर्थ को, जो हमारे पृथ्वी को ढके ढके रखा है, जो हमारी पृथ्वी को ढक के रखा है। और सर क्या इसका इम्पोर्टेंस है एटमॉस्फेयर का? क्या क्या इसका रोल है हमारे पृथ्वी में ही लाइफ एग्जिस्टेंस का? लाइक हम लोग सुनते हैं कि अ, हम लोग हम लोग मून में जमीन लेंगे, वहां पे घर बनाएंगे, ठीक है, वहां पे दुनिया बसाएंगे अपना। बट सर वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता सर? उसका एक मेजर रीजन है एटमॉस्फेयर भी। तो सर ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कि आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि ऐसा ऐसा चीज हमें मिला है, मून पे पानी का वाटर वेपर्स मिले हैं। बट सर वाटर वेपर्स मिलने का बात नहीं है, क्या हमें वहाँ पे एटमॉस्फेयर है? और क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूँ इस चीज पे, वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सर जैसे हमने सीखा कि व्हाट इज एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब हम लोग समझेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहां पे किस किस गैसों से हमारा एटमॉस्फेयर मिलके बना है
और किस किस गैस का कंपोजिशन। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन, मैं अगर बोल दूं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, तो सर उससे कम क्या है? सर उससे कम मतलब हम लोग क्या समझने वाले हैं अब? हम लोग समझने वाले हैं कंपोजिशन, हम लोग समझेंगे कंपोजिशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस पाई चार्ट को, ये हमारा है पूरा एटमॉस्फेयर, ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है। ये पूरा एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना भी कंसंट्रेशन है गैसेस का उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जैसे देख रहे हो जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा है, ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हो ये सबसे ज्यादा है। मतलब सर हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन, 78% के लमसम, ओके अप्रॉक्स 78% है सर। और ये आप विश्वास नहीं मानोगे, बहुत एग्जाम में बच्चे बस ऐसे बेसिक्स छोड़ के जाते हैं और इसको गलत करके आते हैं। तो ये अपन को याद रखना है कि 78% है, ठीक है? क्योंकि ये तो सबको पता है कि नाइट्रोजन है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये परसेंटेज क्या था। और कभी कभी ऑप्शन में रहता है 78, कभी रहता है 70, कभी रहता है 72, तो इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ऑब्जर्व करना है चीज को कि कहीं ना कहीं ये 78 या 79 के लमसम था, 78 बहुत सटीक हो रहा है। तो कम से कम आपको ये कंसंट्रेशन दो चार गैस का आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। सो ये केस था। तो सर सबसे ज्यादा जैसे हमने सीखा कि सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? अगर सबसे ज्यादा हमसे कोई कोई पूछे तो सबसे ज्यादा गैस जो एटमॉस्फेयर में है वो है नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 20.95% है, ओके। मतलब सर सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, उससे कम है ऑक्सीजन। और अब बहुत बंदे सोचने क्या लगते हैं, अच्छा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब तो पक्का कार्बन डाइऑक्साइड, पक्का एकदम, नहीं नहीं एकदम पक्का मैं बोल रहा हूँ ना। क्यों? अरे सर इतना ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं हम लोग, कितना ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होना चाहिए। इसके बाद जो नहीं पढ़ के जाते हैं तो ऐसा तुक्का मार के आते हैं। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद एक नोबल गैस का भी बारी आता है सर, दैट इज आर्गन। ये इस चीज को, इस सीक्वेंस को हमें याद रखना है, इस सीक्वेंस को हमें याद रखना है कि पहले नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर आर्गन आता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसके बाद बारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को? ये सर सीक्वेंस मत भूलना आप। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, एग्जाम का प्रेशर कुछ अच्छा होता, ऐसा होता है ना कि हम लोग पढ़ के तो जाते हैं कि अच्छा अच्छा ये होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं बीच में कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक नोबल गैस भी हमने पढ़ा था जिसका नाम आर्गन था। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है। देखो इस चीज को अगर आप ऑब्जर्व करके चलोगे, मेरी गारंटी आप नहीं भूलोगे, ओके। नेक्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पे, तो हमें देखो कितनी चीजें ऑब्जर्व करनी है। फर्स्ट चीज हमने ऑब्जर्व करा कि सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अगर किसी गैस का है एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन साहब, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, नो सर आर्गन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज थिंग, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हाट वी शुड हैव, ओके। सो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको क्या याद रखना है, क्या करना है? सर ये कंसंट्रेशन एटलीस्ट नाइट्रोजन का, आप ऑक्सीजन का 20% या 21% याद रख सकते हो, ओके। और आर्गन का याद रखना है क्या? नहीं नहीं आर्गन का जरूरत नहीं है, आर्गन का बहुत रेयरली पूछते हैं। हाँ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो बस इतना याद रखो कि 1 से कम होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। लेस देन 1 होगा, कभी भी अगर पूछा जाए आपका आर्गन क्या है तो लेस देन 1 होगा हमेशा। उससे उससे ज्यादा आई डोंट थिंक अभी तक पूछा गया भी नहीं है, और पूछा गया भी होगा तो आप ऑब्जर्वेशन से उसको क्लिक कर सकते हो, उस चीज को आंसर करेक्ट करके आ सकते हो। सो दैट इज वन थिंग। लेकिन सर आपको याद क्या रखना है, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन एंड इसका, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपको ऑब्जर्व करके रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो 0.036 है, 0.
36 नहीं है या फिर 3.6 नहीं है, ये चीज आपको ऑब्जर्व करना है कि 0.36 आपको एग्जाम में अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए ना सर, मैं बता रहा हूँ अगर आपने ऑब्जर्व नहीं करा हो इस चीज को, मैं बता रहा हूँ तो बहुत बच्चे वहां पे गलत मार्क आएंगे। 0.306 या फिर 0.036 या फिर 0.0036। अगर किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया इस पॉइंट को, मैं बता रहा हूँ सर आप कंफ्यूज हो गए एग्जाम में। तो सर कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, हम लोग कंफ्यूज होने यहाँ पे नहीं आए हैं। हम लोग ये ऑब्जर्व अभी करेंगे कि जो भी यहाँ पे आ रहा है, जो भी वैल्यू है वहां पे पॉइंट के बाद एक 0 है, देन 3 है, और 3 के बाद कुछ भी है वो मैटर नहीं करता, एटलीस्ट हमें इतना ऑब्जर्व होना चाहिए। सो हम लोग एग्जाम में इजिली इसको टिक टिक मार्क करके आ सकते हैं। सो अभी तक का केस था कि हमने कंपोजिशन पढ़ा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद याद रखना, अगर आप याद रखना चाहते हो तो रख लो, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आप नियोन तक याद रख सकते हो कि हाँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नियोन आता है। ओके, तो यहाँ तक आप याद रख लो, दैट इज मोर देन इनफ। सो आप विश्वास करोगे कि अगर आप इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आप क्लिक करने जाओगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ तक, इतना जितना हमने पढ़ा उसमें से। नाउ वी विल गो फर्दर। तो ये तो सर हो गया हमारा व्हाट वी कॉल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा लाइक जो गैसेस प्रेजेंट हैं, जो गैसेस प्रेजेंट है हमारा एटमॉस्फेयर में, उसका यूज क्या क्या है, उसका यूज क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपका यूज भी पूछ लेता है कि यूज क्या है। जैसे नाइट्रोजन, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन से। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, N2, N2 की बात करें तो सबसे पहला चीज नाइट्रोजन में कि नाइट्रोजन जो है ये प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के वक्त यूज होता है, लाइक प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन। ओके, तो पहला यूज तो नाइट्रोजन का ये हो गया प्लांट्स। सेकेंड थिंग सर, सेकेंड थिंग वी यूज नाइट्रोजन एज अ प्रिजर्वेटिव। आप प्रिजर्वेटिव की तरह भी हम यूज करते हैं सर। उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन को फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा जगह पे यूज होता है, यूरिया बनाने में, लाइक व्हाट वी कॉल फर्टिलाइजर्स बनाने में। तो सर यूजेस बहुत हैं, आपको कॉमन सेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो सर मैक्सिमम जो यूज है नाइट्रोजन का वो इन जगह पे आपको यूज आएगा नाइट्रोजन। उसके बाद आती है सर ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन सर आपको पता है, लाइक हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं इनहेलेशन में, हम लोग रेस्पिरेशन के वक्त ऑक्सीजन यूज करते हैं। ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए, एक बहुत बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंट चीज है हम सब के लिए, लाइक एवरी फॉर एवरी ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज अ वेरी वेरी वाइटल कंपोनेंट, यू नो। सो ऑक्सीजन का आप यूज आप खुद लिख सकते हो, इतना ज्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन डेली, हम लोग भाई डेली क्या, हम लोग हर सेकंड में ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन का यूज क्या है सर। फायर वगैरह में हम लोग किसी किसी भी चीज को जलाते हैं तो सर जलाने के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन का जरूरत है, ठीक है। और भी बहुत सारा केमिकल प्रोसेसेस में हम लोग को ऑक्सीजन को एज अ इनपुट देना पड़ता है, ताकि वो जो पूरा होल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस, वो इजिली और फिजिबली हो सके एज अ गुड यू नो एज अ गुड व्हाट वी से एज अ गुड सपोर्टर हम लोग यूज करते हैं इसको रिएक्शंस में, बहुत सारे रिएक्शंस में। उसके बाद सर आर्गन। आर्गन सर एक नॉवल नॉवल गैस है, ठीक है, नॉवल गैस है। इसको सर हम लोग बल्ब वगैरह में यूज करते हैं। बल्ब जो भी हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर हम लोग इसको फिल करते हैं और उसको यूज करते हैं, ठीक है। और भी इसका बहुत सारा यूजेस है।
लेकिन सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है यहाँ पे, हम कुछ पढ़े या ना पढ़े, सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो रहा है और इसका कहाँ यूज है, कहाँ ये गलत साबित होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हम किसी भी चीज को जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हम लोग एक्सेल जो इनहेल और एक्सेल, इनहेल के बाद एक्सेलेशन जो होता है उसमें हम लोग श्वास के द्वारा जो श्वास छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन सर इसका यूजेस क्या है, तो सर इसका सबसे बड़ा यूज है जो हमारे प्लांट्स है वो और जो ट्रीज हैं वो लोग इसको एज अ इनपुट लेते हैं और ट्रांसपिरेशन करते हैं। ठीक है, एज अ इनपुट लेते हैं और एज अ बाई प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस में यूज होता है सर प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। जब कहीं आग लग जाए तो आग लग जाना और आग को बुताने का सबसे बढ़िया अगर कोई चीज है तो वहां से ऑक्सीजन हटा दो। तो सर ऑक्सीजन हटाने के लिए सबसे ज्यादा इजी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे ले आओ। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में बहुत हल्की गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या करता है, उसको वहां से रिप्लेस कर देता है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, तो इजिली जो फायर है वो खत्म हो जाती है। तो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद सर हम अभी थोड़ा देर में पढ़ेंगे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस अगर नहीं हो तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं होगी, पूरी पृथ्वी में लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं होगी। तो वो भी अपन पढ़ेंगे। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे भी इसको और डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एटमॉस्फेयर का क्या रोल है, एटमॉस्फेयर का क्या रोल है लाइफ के एग्जिस्टेंस में कि पृथ्वी में ही माफ कीजिएगा, पृथ्वी में ही पूरा अर्थ में ही लाइफ एग्जिस्टेंस क्यों है। तो इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बोला था कि एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा बड़ा रोल है। क्या रोल है? तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर अर्थ, आई ड्रॉ, दिस इज अर्थ और ये हमारा सूरज है, सन, एंड दिस इज अर्थ। आई ड्रॉ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो ये जैसे मैंने बोला ये सन है और ये मेरा अर्थ है, लेट इट बी, ये अर्थ है। ओके, ये अर्थ है। अब अर्थ के बाहर ये जो आप देख रहे हो, ये जो एक ब्लैंकेट के रूप में आपको दिख रहा है, ये जो एक लेयर्स दिख रहे हैं, ये एयर का लेयर है। और इसी लेयर को हमने क्या सीखा थोड़ी देर पहले कि यही क्या है, एटमॉस्फेयर है। यही हमारा एटमॉस्फेयर है। ओके, ये हमारा एटमॉस्फेयर है और ये जो है ये सन है, ये सन है और ये एटमॉस्फेयर है। तो सन क्या करता है, सन का जो भी हीट वेव्स है, जो भी रेडिएशंस है, जो भी हम लोग को वहां पे एनर्जी मिल रहा है, हीट एनर्जी, वो वहां से आती है शॉर्ट वेव्स के रूप में। वो वहां से शॉर्ट वेव के रूप में आती है और आके स्ट्राइक करती है हमारे अर्थ को। आप मेरे वर्ड्स पे गौर देना कि जो भी वहां से हीट रेडिएशन आ रहा है वो शॉर्ट वेव के रूप में आ रहा है। शॉर्ट वेव, भाई शॉर्ट वेव का ना मतलब नहीं समझते बच्चे। शॉर्ट वेव का मतलब क्या होता है, देखो शॉर्ट वेव का मतलब जो भी आपका वेव है उसका जो पाथ है, जो कंजिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है। ठीक है, वो बहुत छोटा है और इसी के कारण अगर छोटा छोटा क्रस्ट और ट्रफ बनेगा मतलब सर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब जो एनर्जी ट्रेवल कर रही है शॉर्ट वेव के फॉर्म में उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब उस वेव का स्पीड बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हो
एक छोटे से शॉर्ट वेव, ये जो इसको अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करके बढ़ें, इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो कितना बड़ा चीज है अपने में ही, कि हमने पढ़ा शॉर्ट वेव होगा, शॉर्ट वेव सन से आता है, शॉर्ट वेव सन से आ रहा है मतलब उसका जो भी क्रस्ट और ट्रफ के बीच में, जो भी कंजिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो दूरी है बहुत छोटी है, बहुत छोटा दूरी है, ठीक है। मतलब सर उससे क्या होगा, उससे सर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, स्पीड बहुत ज्यादा होगा, स्पीड बहुत ज्यादा होगा, ओके। स्पीड ज्यादा होगा तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगा। आप समझ रहे हो, एक छोटे से चीज से हम कितना कुछ डिराइव कर सकते हैं, ये होता है समझ के पढ़ने का तरीका, और ऐसे ही पढ़ना चाहिए। सो विल 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 सी। तो हमने यहां सीखा कि सन के तरफ से आ रहा है शॉर्ट वेव, और जब ये शॉर्ट वेव स्ट्राइक करती है ना हमारी पृथ्वी के सरफेस को, हमारे अर्थ के सरफेस को, तो ये स्ट्राइक आउट करने के बाद जो अर्थ सरफेस है वो हीट वेव को रिफ्लेक्ट करता है। वो जो हीट वेव आया सन के तरफ से और आके अर्थ से टकराया, और टकराने के बाद जो हम लोग का अर्थ है उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में होता है। मतलब ये जो वेव्स आए सन के तरफ से वो थे शॉर्ट वेव्स, और अर्थ में स्ट्राइक आउट करने के बाद जो रिफ्लेक्शन हुआ वो हुआ लॉन्ग वेव के फॉर्म में। मतलब लॉन्ग वेव तो हम लोग समझेंगे, अगर हमने शॉर्ट वेव समझा था तो हम लोग लॉन्ग वेव भी समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग वेव क्या होता है। तो लॉन्ग वेव सर लॉन्ग वेव है मतलब जो भी कंजिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ, जो भी वेव है इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा है, कंपेरेटिवली दूरी ज्यादा है, ठीक है। दूरी ज्यादा है इसका मतलब सर, दूरी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम हुआ स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा एनर्जी कम होगा, ओके। देखो कितना क्वेश्चन हमने डिराइव किया इस चीज से। अब देखो हमने सीखा कि सन से आ रहा है शॉर्ट वेव और अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर रही है लॉन्ग वेव को। इसका मतलब सर आप तब से इस चीज को इतना घुमा क्यों रहे हो, इसलिए घुमा रहा हूँ, शॉर्ट वेव जो भी आती है उसका हमने सीखा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए जो एटमॉस्फेयर है वो इसको रोक नहीं पाती है, ये इसको अंदर आने का परमिशन दे देती है, अपने एटमॉस्फेयर को चीर के ये अंदर आ जाता है अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक करने के लिए। आप समझ रहे हो उससे उस चीज का, ये शॉर्ट वेव का मतलब क्या है। हम बुक में हमेशा पढ़ के छोड़ देते हैं कि शॉर्ट वेव है रट लेते हैं, बट शॉर्ट वेव है तो वो किस काम का है, मतलब क्यों वो शॉर्ट वेव है, ठीक है। उसका उसका क्यों बोला गया कि वो शॉर्ट वेव है, तो शॉर्ट वेव होने के कारण उसका एनर्जी अल्टीमेटली बहुत ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो इजिली वो परमी इजिली वो जो एटमोसफेयर है उसको एज अ परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा वो अंदर उसके आ जाता है, ठीक है। उस वक्त एक परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करने लगता है जो एटमोसफेयर है, ठीक है। और आके वो स्ट्राइक आउट करता है अर्थ को, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में होता है, वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में होता है। लॉन्ग वेव का मतलब सर, लॉन्ग वेव का मतलब स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम हो गया सर। आप बताओ, अपने कॉमन सेंस से बताओ, क्या ये जो लॉन्ग वेव है वो एटमॉस्फेयर को चीर के बाहर निकल सकता है क्या, एटमॉस्फेयर इसको बाहर जाने देगा क्या, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। वो बोलेगा मैं नहीं जाने दूंगा तेरे को, क्यों, तेरे पास एनर्जी नहीं है, तू उसके कंपैरिजन में तेरे पास उतना एनर्जी नहीं है। और इसीलिए जो भी हीट वेव्स आती हैं, जो हीट वेव्स आती हैं वो सन से अर्थ तक आ तो जाती हैं, लेकिन अर्थ में रिफ्लेक्ट करने के बाद एटमॉस्फेयर उसको रोक लेती है। अब देखो बहुत बच्चे रिजिड हो जाएंगे, अच्छा अच्छा ऐसे बात है, तो थोड़ा भी बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा भी स्केप नहीं करेगा एटमॉस्फेयर को, नहीं सर ऐसा भी नहीं है। देखो प्रैक्टिकली कुछ अमाउंट स्केप आउट भी करता है, ठीक है, बट उतना हमें डीप में नहीं पढ़ना है, ओके। सो दिस इज द होल केस। अब हमारा एटमॉस्फेयर इसको रोक कैसे पा रहा है, ट्रैप कैसे कर रहा है, किस किस वजह से कर रहा है ट्रैप, हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किस वजह से ये उसको रोक पा रहा है, किस वजह से ये उसको फर्दर बाहर जाने स्केप करने नहीं दे रहा है। तो इसका एक रीजन है ग्रीन
हाउस गैस। हम बचपन से पढ़ते आते हैं ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस 6-7 में पढ़ा होगा, इसीलिए जब हम लोग एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं इसको छोड़ देते हैं। लेकिन सर मैं बता रहा हूँ बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक्स अच्छा करके जाओगे तो एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन नहीं भी आए, आप बेसिक्स के मदद से उसको ठीक करके आ सकते हो। ओके, तो ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस वो गैस होता है जो अर्थ के ओवरऑल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जैसे अब देखो, ये हीट वेव यहां से आया सुबह, मान लो सुबह का वक्त है, ठीक है, दिन भर हीट वेव्स आते रहा सन से आते रहा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मान लो एटमॉस्फेयर नहीं है, फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर अभी नहीं है, अभी मान लो कि सिर्फ सन आ रहा है, दिन की बात है, दिन भर सन से ऊर्जा आ रही है, हीट की ऊर्जा आ रही है, हीट वेव्स आते जा रहे हैं। लेकिन सर जैसे ही नाइट होगा सन तो चला जाएगा, सन चला गया, एटमॉस्फेयर है नहीं फॉर एग्जांपल, तो सर अचानक से आप ये फील कर पा रहे हो, अचानक से ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा, और बहुत ज्यादा अगर ड्रास्टिकली टेम्परेचर कम हो जाएगा तो लाइफ एग्जिस्ट कैसे करेगा? दिस इज द रीजन हम लोग मून पे रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। इसीलिए साइंटिस्ट वहां पे रिसर्च करते हैं कि एटमॉस्फेयर है, गैसेस हैं कि नहीं है। अगर सर एटमॉस्फेयर है तो फायदा क्या? जैसे हमारे पृथ्वी में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर होने के कारण सुबह के वक्त ये शॉर्ट वेव्स आए, सुबह तो हमें गर्मी मिला ही, ठीक है। लेकिन सर जब ये सन चला गया रात के वक्त, तब क्या हुआ जी, ये जो एटमॉस्फेयर है ये इस वेव को स्ट्राइक करने के बाद जो लॉन्ग वेव रिफ्लेक्ट करके अर्थ से निकला था ना, उसको ट्रैप कर लिया एंड एज अ ब्लैंकेट जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको कम होने नहीं दिया, उसको मेंटेन करके रखा रात के वक्त भी जब सन नहीं था। मतलब ओवरऑल टेम्परेचर, ओवरऑल लिविंग कंडीशन बना कर रखा सर, कौन? एटमॉस्फेयर। दिस इज वाई एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप विश्वास नहीं करोगे, फैक्ट है कि मून पे जब रात होती है ना, वहां पे माइनस में चला जाता है सर, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। आप समझो, अगर आप जहां कहीं भी अभी रहते हो वहां का टेम्परेचर कितना ही जाता होगा, ठंडा के दिन में भी कितना ही जाता होगा, रात के वक्त मैं बता रहा हूँ 4 डिग्री, 2 डिग्री, उससे कम नहीं होता होगा। लेकिन सर आप आप विश्वास करो, जब आप मून पे जाओगे ना, वही टेम्परेचर रात को 60 डिग्री, -60 डिग्री, -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब बताओ लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। कॉमन सेंस है, नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई द रोल ऑफ एटमोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एटमोस्फेयर के पास ये जो हीट ट्रैपिंग का कैपेसिटी है, हीट ये जो ट्रैप कर रहा है, ये ट्रैप कर रहा है किसके वजह से? ग्रीन हाउस गैस की वजह से। सो ग्रीन हाउस गैस इज द मेन gas which helps the atmosphere to trap the heat waves, to trap the long wave that is reflected by the surface of the earth, reflected back by the surface of the earth। मतलब सर ये ग्रीन हाउस गैस जितना ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, उतना ज्यादा हीट ट्रैप करने का कैपेसिटी बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का। जितना ज्यादा हीट ट्रैप करने का कैपेसिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा आइस, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट करेगा। जितना ज्यादा हमारा ग्लेशियर मेल्ट करेगा उतना ज्यादा ओशियंस, सीज या जितने भी वाटर बॉडीज हैं उसका लेवल राइज करेगा। जितना लेवल राइज करेगा तो जो भी आइलैंड्स हैं वहां पे क्या होगा? फ्लड्स आएगा। और इसी होल प्रोसेस को तो सर क्या बोलते हैं हम? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सर रटना नहीं पड़ेगा सर आज के बाद, आई प्रॉमिस, रटना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि स्टार्टिंग कहां से हुआ, पॉइंट को स्टार्टिंग। और किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहला
कनेक्शन चाहिए, डॉट्स को कनेक्ट करना आना चाहिए। तो दिस इज द कनेक्शन ऑफ द डॉट्स कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, हम लोग स्टार्ट यहाँ से किए थे व्हाट इज एयर, वहां से पहुंच के हमने पढ़ा व्हाट इज एटमोस्फेयर, उसके बाद हमारा कंपोजिशन देखा कि कंपोजिशन क्या है, उसके बाद कंपोजिशन देखने के बाद हमने सीखा कि ये सन का जो शॉर्ट वेव आता है वो शॉर्ट वेव कैसे आता है, शॉर्ट वेव आ रहा है तो वो क्यों एटमोस्फेयर के अंदर जा सकता है, क्यों वो इतना एनर्जी है उसके पास, उसके बाद जो अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है वो लॉन्ग वेव है वो क्यों ट्रैप हो जा रहा है, हमने वो सीखा। ट्रैप क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस अगर ज्यादा होगा तब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और अल्टीमेटली ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेगा तो फ्लड्स आएगा और बहुत सारा कियोस क्लैमिटीज वगैरह हो जाएगा। मतलब सर, मतलब ग्रीन हाउस गैस को हमें हमारे एटमॉस्फेयर में एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में रखना पड़ेगा, उससे ना ज्यादा उससे ना कम। कम होने से भी क्या होगा, कम होने से क्या होगा सर, हाइपोथेटिकली अर्थ में जीने लायक सिचुएशन नहीं रहेगा, सस्टेनेबल हम लोग कंडीशन नहीं रह पाएगा, हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है ग्रीन हाउस गैस का। अब ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैसेस होते हैं हम लोग वो देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैसेस होते हैं। तो सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी मीथेन है या जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो होंगे। ठीक है, उसके बाद वाटर वेपर्स, उसके बाद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड हमारे एटमॉस्फेयर में वो सब। अब एग्जाम में और भी बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है, लेकिन मेजरली ये सब गैसेस के कारण ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, इसी के कारण ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ रहा है। और बढ़ने से क्या कंसिक्वेंसेस उसका हो सकता है सर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा अब शायद। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर it will affect the global warming or not, it will affect the global warming। सर हमने पढ़ा ही नहीं होता ये चीज कि वाटर वेपर के चलते भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर वाटर वेपर एक्सेस अमाउंट में है होगी वो, क्योंकि वो ट्रैप करके रखेगा सर, हर वक्त वो ट्रैप करके रखेगा, जो हीट वेव से उसको ट्रैप करके रखेगा वो एस्केप नहीं करने देगा। उसके बाद डस्ट पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा गया सर कि डस्ट पार्टिकल ग्रीन हाउस गैस जैसा बिहेव करता है कि नहीं, मतलब एटमॉस्फेयर का ट्रैपिंग, टेम्परेचर ट्रैपिंग में हेल्प करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है सर। अगर सर डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो जो एयर का जो कैपेसिटी होगा टेम्परेचर को ट्रैप करने का वो ज्यादा होगा, और उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ने लगेगा, उसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। सो दिस इज द होल फंडा अबाउट द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस। अब सर कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन पढ़ा था, जो हमने कंपोजिशन पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी आपको एक बार फिर से समझ में आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से हमें इसको कम करना है। ठीक है, आपको सभी को पता है कि कार्बन इमिशन कैसे होता है, फायर से होता है। ठीक है, हम जलाते हैं, बहुत सारा केसेस है सर ग्लोबल वार्मिंग का, हम लोग कार्बन जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली जो भी जलाते हैं हम लोग कोयला का यूज कर रहे हैं खाना बनाते वक्त, थर्मल पावर प्लांट्स में बहुत सारे जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं, कार्बन इमिशन कर रहे हैं मोटर व्हीकल्स, जो भी आपका व्हीकल्स हैं। तो आप इस चीज को कनेक्ट कर पाओगे अब डिफरेंट डिफरेंट चीजों से कि कैसे करके कार्बन डाइऑक्साइड का क्या क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, उस पॉइंट्स को कनेक्ट करके, और आपको मेंस राइटिंग में भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। सो दिस इज द पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कि सर एटमॉस्फेयर में हमने बचपन से बहुत देखा है, हमने बचपन से बहुत सुना है सर। सर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, हमने बहुत सुना है सर इसके बारे में। हमने सुना है कि जो एरोप्लेन है सर वो सर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। अरे सही में क्यों,
सर हमने पढ़ा है मिटियोर, मिटियोराइड, एस्ट्रॉयड, कॉमेट। सर आज तक समझ ही नहीं आया कि वो होता क्या है, हम लोग सब समझेंगे कल। सो आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।